Hi everyone, welcome to Prep-IS. I'm Rajni Jha and this is a continuation class of Science and Technology. आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. बट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, ये जो सेशन है ये एक 3 months फ्री क्रैश कोर्स का पार्ट है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए ही बनाया गया है. कोर्स 17 मार्च को शुरू हुआ था, 20th जून तक चलेगा. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा आपको इसमें. स्टडी मटेरियल नोट्स सब इंस्टाग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे. डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. सीसैट इसमें इंक्लूडेड है और ये फैकल्टी डिटेल्स है. डिटेल शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देखिए इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है? माइंड से रिलेटेड है. ठीक है, प्रॉपर्टी किसी की प्रॉपर्टी है और उसके लिए उसको राइट मिले. इसका क्या मतलब है? ये वो राइट्स है जो उस पर्सन को दिए जाते हैं जिसने कोई इन्वेंशन की हो, किसी भी तरीके का लिटरेरी या म्यूजिक कोई भी काम किया हो, आर्टिस्टिक काम किया हो, या किसी भी तरीके के जैसे कॉमर्स में सिंबल, इमेजेस, नेम्स ये सब यूज किए हो. तो बेसिकली ये है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप जो भी नया क्रिएट करते हैं उस पे आपको जब राइट मिलता है तो उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो ये क्रिएटर को दिया जाता है, उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि अपने क्रिएशन को वो क्रिएशन बेसिकली उसी को बिलोंग करता है. तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ये राइट कहाँ पर दिए हुए हैं? आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 27 के अंदर ये दिया हुआ है. इस राइट के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में दिया हुआ है कि बेसिकली किसी भी साइंटिफिक, लिटरेरी या आर्टिस्टिक प्रोडक्शन के लिए आपको ये राइट मिलता है. इम्पोर्टेंस इसकी कब देखी गई थी पहली बार? तो पहली बार इसकी इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया था 1883 के पेरिस कन्वेंशन में. पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. फिर बर्न कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स इन 1886. दोनों ही ट्रीटीज किसके अंदर आती हैं? दोनों ही ट्रीटीज आती हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? वो राइट्स जो आपके माइंड के क्रिएशन के लिए आपको दिया जाता है, चाहे उसमें इन्वेंशंस हो, लिटरेरी वर्क हो, आर्टिस्टिक वर्क्स हो, कोई भी काम हो. कहाँ पर गिवन है? पॉइंट नंबर 2, कहाँ पर गिवन है? ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 27 के अंदर ये गिवन है. देन इसकी इंपॉर्टेंस पहली बार कब रिकॉग्नाइज की गई थी? 1883 और 1886 में. ठीक है, पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस को पहली बार रियलाइज किया गया था. और ये दोनों ही ट्रीटीज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती. क्लियर? नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आप दो मेन एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला क्या है? पहला है कॉपीराइट एंड राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट. हम कहते हैं ना कि इस पे मेरा कॉपीराइट है, बोल देते हैं, हम जनरली भी बोल देते हैं. बट ये होता क्या है? किसी भी ऑथर को उसके लिटरेरी यानी कि जो उसने लिखा है, पोएम है, बुक है, कुछ भी है, राइटिंग है, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है, पेंटिंग, स्कल्पचर, कंप्यूटर प्रोग्राम, फिल्म्स, कुछ भी है, जब ये ऑथर के इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय कॉपीराइट. ठीक है, वो कॉपीराइट अगर उसने ले लिया है, इसका मतलब वो राइट सिर्फ उसका है और ये दिया जाता है. इसको आपको अगर बोला जाए कॉपीराइट कब तक रहता है, तो ऑथर की डेथ के कम से कम 50 साल बाद तक भी ये कॉपीराइट रहता है. देन नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को भी दो मेन एरियाज में डिवाइड किया जा सकता है. पहला क्या था? पहला वो कॉपीराइट. ठीक है, दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को भी हम दो एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला, प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव साइंस, ट्रेडमार्क. पहले वाले में हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, मैं दोबारा बताऊंगी. तो ट्रेडमार्क और जीआई टैग्स होते क्या है? ट्रेडमार्क बेसिकली ये देखता है कि किसी एक अंडरटेकिंग के जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उसको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम अदर एंटरप्राइजेस. तो मान लो मेरा अगर कोई प्रोडक्ट है और किसी और कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, तो इन दोनों में डिफरेंस कौन प्रोड्यूस करेगा? इन दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा? ट्रेडमार्क, कि मेरा ट्रेडमार्क है. ठीक है, देन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई की बात करते हैं. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली क्या होता है? अगर किसी एक ज्योग्राफिकल ओरिजिन से यानी कि किसी एक जगह से स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर गुड्स हैं जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और वो उसी का मेन साइन है, वो उसी का मेन एट्रीब्यूट है, तो उसमें हम जीआई टैग देते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस देते हैं.
ठीक है। अब सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। इंडस्ट्रियल डिजाइन्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स क्या है? अब दूसरे टाइप की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या कैसे होते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? बाय उनको बेसिकली प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें इनोवेशन देना होता है, ताकि लोग इनोवेशन में ज्यादा बिलीव करें। अगर मान लो मैंने कुछ क्रिएट किया है और उसका क्रेडिट कोई और ले जाए और मुझे नहीं मिले, तो मैं क्या सोचूंगी अगली बार? मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूं? जब कोई और ही ले जा रहा है इसका क्रेडिट, तो मैं क्यों करूं, है ना? तो इनोवेशंस को स्टिमुलेट करने के लिए, टेक्नोलॉजी में क्रिएशन लाने के लिए, डिजाइन, अलग अलग टेक्नोलॉजी को डिजाइन और क्रिएट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। इस कैटेगरी में आते हैं पेटेंट्स। पहले वाले में क्या थे? ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। दूसरे वाले में क्या आता है? पेटेंट्स। बेसिकली अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है तो उस पर आप पेटेंट ले सकते हैं। ठीक है। तो दो हो गए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के। पहला, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ट्रेडमार्क क्या है? मैं एक कंपनी के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको दूसरे अंडरटेकिंग के गुड्स एंड सर्विसेज से अलग करता है, ये ट्रेडमार्क। दूसरा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या है? किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल ओरिजिन से अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज या कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और वो उसी की खास बात है, सबसे अलग है, यूनिक है, तो उसमें हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं। ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कहाँ कहाँ पे रिसेंटली मिला हुआ है या कौन से एरियाज है, इसको आपको भी गूगल करना है। दूसरा है इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ट्रेड सीक्रेट्स। तो इसमें आते हैं पेटेंट्स। जो भी इन्वेंशंस हैं उनको मैं पेटेंट से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। इसमें ट्रेड सीक्रेट्स आते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन आते हैं। एंड इसको जनरली किया क्यों जाता है? इनोवेशन को स्टिमुलेट करने, कि अगर मैं आपके जो भी क्रिएशन है उस पर आपको राइट दे देती हूँ, तो आपका नेक्स्ट टाइम भी मन करेगा कि फाइन मैं कुछ और भी क्रिएट करता हूँ या कुछ और इनोवेट करता हूँ, या बाकी लोगों को लगेगा उसको मिला है, मैं भी कुछ इनोवेट करती हूँ, तो मुझे भी वो राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया में देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या सिनेरियो। तो इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। ठीक है। और इसमें ट्रिप्स अग्रीमेंट पे ये भी अग्री करता है। ट्रिप्स अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी कि जितने भी ट्रेड से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उसका भी ये उसका उसके लिए भी ये कमिटेड है, इंडिया कमिटेड है। ठीक है। इंडिया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, और इसीलिए जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन, प्रमोशन, ये इसके लिए ये बेसिकली जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये है क्या? ये वर्ल्ड में जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और ट्रिप्स के लिए भी कमिटेड है। ट्रिप्स क्या है? अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और दूसरा, इंडिया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है नेशनल आईपीआर पॉलिसी। अब नेशनल आईपीआर पॉलिसी है क्या? 2016 की पॉलिसी है। इसको मई 2016 में अडेप्ट किया गया था। ठीक है। इसको मई 2016 में यूज किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन गोल क्या था? ये एक तरीके से एक विजन डॉक्यूमेंट है। जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्यूचर में डेवलप होने वाले हैं कंट्री में, उनको गाइड करने का काम है इसका। ठीक है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी का काम है फ्यूचर में जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डेवलपमेंट होगी उनको गाइड करना। इसमें आप कह सकते हैं इसका मोटो क्या था? क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। अब मैंने आपको बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, ताकि इनोवेशंस को, क्रिएशंस को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। तो इसका टाइटल भी क्या है? क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। इसके अंदर जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो सब सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। देन आता है डीआईपीपी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। डीआईपीपी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये नोडल डिपार्टमेंट है जो जितने भी आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का फ्यूचर डेवलपमेंट होना है, इम्प्लीमेंट होना है, इन सब को कोऑर्डिनेट करता है, गाइड करता है और देखता है। तो इसके लिए मेन डिपार्टमेंट कौन सा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन।
ठीक है। देन डीआईपीपी के अंदर ही एक सेल ऑर्गेनाइज किया गया था, सेटअप किया गया था, CIPAM। CIPAM क्या है? सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि सेल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। इसको सेटअप किया गया था अंडर एजेस ऑफ डीआईपीपी, यानी कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। और ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जहां पर जितना भी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसीज के राइट्स पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, ये सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। इसी से इम्प्लीमेंटेशन होता है जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल आईपीआर पॉलिसी के, उन सब का। इंडिया का आईपीआर रेजीम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अग्रीमेंट, जो हमने अभी अभी ट्रिप्स पढ़ा था जिसका ये भी एक मेंबर है, तो ट्रिप्स के कंप्लायंस के साथ ही है। ट्रिप्स की जो पॉलिसीज है बिल्कुल उसी के एस्पेक्ट के साथ इंडिया की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेजीम है, ठीक है। तो नेशनल आईपीआर पॉलिसी के बारे में आपने क्या देखा? पहली पहली बात, इसको अडॉप्ट किया गया था मई 2016 में, और इसका काम क्या है? फ्यूचर में जितने भी डेवलपमेंट होने हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कंट्री के अंदर, उनको एक तरीके से उनके लिए एक गाइड की तरह काम करना। इसका मोटो क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड कुछ भी है वो सारा इस एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे है। डीआईपीपी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, वो नोडल डिपार्टमेंट है जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ओवरसी करता है। डीआईपीपी का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। डीआईपीपी के अंदर ही एक सेल ऑर्गेनाइज किया गया था, CIPAM, यानी कि सेल फॉर IPR, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। क्लियर? इंडिया का आईपीआर रेजीम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो अग्रीमेंट है ट्रिप्स का, उसके कंप्लायंस के ही साथ है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है सबसे पहले आईपीआर अवेयरनेस। ऑब्वियस सी बात है, हमने ये बनाया क्यों है? क्योंकि हमें आईपीआर अवेयरनेस फैलानी है। आईपीआर अवेयरनेस का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में अवेयरनेस। अब इसके अंदर क्या आता है? जितने जो भी पब्लिक है, पब्लिक को पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। जितनी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है सबको पता होना चाहिए कि इसके क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, सोशल बेनिफिट्स है, कल्चरल बेनिफिट्स है, ये सब पता होना चाहिए। इसके लिए इसे बनाया गया है। दूसरा, कि ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को स्टिमुलेट किया जा सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जनरेशन को, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जनरेट करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जनरेट करें, उसके लिए भी इसको बनाया गया है। दूसरा, लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। अगर हम चाहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव फ्रेमवर्क हो, तो उसके लिए हमें इस पॉलिसी की जरूरत है जो ओनर और पब्लिक इंटरेस्ट दोनों को देखता है, उसका सही बैलेंस बना के रखता है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होनी चाहिए उनको मॉडर्नाइज करना, स्ट्रेंथन करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कमर्शलाइजेशन। आईपीआर की वैल्यू थ्रू कमर्शलाइजेशन क्या होगी, ये बताना। देन एनफोर्समेंट एंड एजुडिकेशन, मतलब किसी भी तरीके से इस जो ये मैकेनिज्म है आईपीआर, अगर किसी भी तरीके से कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इन्फ्रिंज करता है या उसको एक तरीके से तोड़ता है या वायलेट करता है, तो उस केस में ये पॉलिसी काम आती है जो जो ये इंश्योर करती है कि कोई इसे वायलेट ना करे, ठीक है। उसके लिए आपको पनिशमेंट देगी, उसके लिए आपको स्टेप्स बताएगी आपको क्या करना है तो वायलेट ना हो। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, अगर हम चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रेंथन हो, एक्सपैंड हो, इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग की, ट्रेनिंग की, रिसर्च की, स्किल बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ती रहे, तो इसके लिए भी आईपीआर इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, इनोवेशन, इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे स्ट्रेंथन हो सकते हैं, एक्सपैंड हो सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखिए ऑब्जेक्टिव में? पहला अवेयरनेस, दूसरा जनरेशन, तीसरा लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये, चौथा एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, फिफ्थ कमर्शलाइजेशन इसका, सिक्स किसी भी तरीके का अगर आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट होती है तो उसको टैकल करना, और सिक्स कि ह्यूमन रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन और एक्सपैंड करना भी इसका ऑब्जेक्टिव। अब चार तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ठीक है। पहला है पेटेंट।
पेटेंट स्पेशली इन्वेंशंस के लिए होता है। कुछ नया अगर आपने इन्वेंट किया है, कोई आइडिया है, कोई प्रोसेस है, तो उसके लिए पेटेंट दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, पेटेंट होल्डर्स को, जिसको भी पेटेंट मिला है, उसको गवर्नमेंट को पीरियोडिकली रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है। जैसे कि कोई भी अप्रूव्ड पेटेंट है, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होता है कि भाई आपके पास इसका पेटेंट है, मान लो अगले 20 साल तक। अब 20 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स क्या है, जो भी आपके आइडियाज हैं या एग्जाम्पल्स हैं, जो जैसे रिटर्न वर्क है, म्यूजिक है, आर्ट है, उस पे आपको कॉपीराइट मिलता है। ट्रेडमार्क क्या आता है, ट्रेडमार्क सिंबल, कलर, फ्रेजेस, साउंड, डिजाइन, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। ट्रेड सीक्रेट क्या है, ट्रेड सीक्रेट का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई पर्टिकुलर खास बात, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट। और इससे क्या होता है, उनको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि केएफसी में देर समथिंग, दे हैव अ सर्टेन फॉर्मूला अपना, जिससे उनके चिकन बहुत टेस्टी बनता है, वो फॉर्मूला रिवील नहीं करेंगे, वो उनका ट्रेड सीक्रेट है। ठीक है, और इससे उनको बाकी जितने भी चिकन के जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, उनसे एडवांटेज मिलती है, कंपेटिटिव एडवांटेज है कि उनसे आगे है, क्योंकि उनके पास वो एक सीक्रेट फॉर्मूला है। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इसको कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स की होती है। पेटेंट, न्यू इन्वेंशंस, आइडियाज एंड प्रोसेसेस के लिए पेटेंट होल्डर को पीरियोडिक रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। कॉपीराइट्स होता है आइडियाज के लिए, रिटर्न वर्क्स है, म्यूजिक है, आर्ट है, लिटरेरी है, इन सब के लिए। ट्रेडमार्क्स सिंबल, कलर, फ्रेजेस, साउंड और डिजाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। एंड ट्रेड सीक्रेट वो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट फॉर्मूला है किसी भी कंपनी का, जो उसको कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है इन द मार्केट। नेक्स्ट, ये आर जो हम बोलते हैं, ठीक है, आर और टीएम, ये जो दो सिंबल है, इसमें क्या डिफरेंस है। टीएम क्या है, दिस इज ट्रेडमार्क, ठीक है। एंड आर क्या है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। देखिए, जब हम टीएम बोलते हैं, तो टीएम का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए या ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए हम ये टीएम ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करते हैं, पर ये अनरजिस्टर्ड है। दूसरा आता है आर वाला। आर क्या है, आर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंदर आता है। ये जो भी ओनर है ट्रेडमार्क का, वो यूज करता है अगर उसने रजिस्टर करवा लिया है अपने ट्रेडमार्क। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। ना, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, और इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। ये पॉलिसी किस लिए बनाई गई है, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को बढ़ाया जा सके। कैसे बढ़ेगा वो, क्रिएटिविटी से, इनोवेशन से, एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक है, किसी भी पर्सन का इनोवेशन कोई दूसरा पर्सन ना चुरा ले, उसके लिए नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी बनाई गई। ये इंडिया की फर्स्ट आईपीआर पॉलिसी है। ठीक है, इस पॉलिसी के बारे में वही क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया मैंने आपको बताया था, इसकी टैगलाइन है, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, इन सबको हम प्रमोट कर सके, उसके लिए है। ठीक है, अब ये क्या करता है, आपको एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा कि जो ये चेक करेगा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, मॉनिटर करेगा, उनको रिव्यू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, डीआईपीपी के बारे में मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ये इसका नोडल डिपार्टमेंट है। इंडिया का आईपीआर रेजिम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अग्रीमेंट ट्रिप्स के साथ कंप्लायंस में है। इस डीआईपीपी के अंदर ही आता है सीआईपीएएम, सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। ये वही देखता है कि जो नेशनल आईपीआर पॉलिसी है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये देखने का काम है इसका। ऑब्जेक्टिव, अब तो आप खुद भी लिख सकते हैं क्या ऑब्जेक्टिव होगा, अवेयरनेस, आउटरीच, प्रमोशन। ठीक है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इनोवेट करें, तभी तो आईपीआर जनरेशन होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। जो आउटडेटेड लॉज हैं, उनको रिप्लेस करके स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव आईपीआर लॉज बनाए जाए, जिससे ओनर और पब्लिक इंटरेस्ट दोनों में बैलेंस बना रहे। ठीक है, देन ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जा सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मेन काम क्या है, कि हम ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करें, तो यहाँ पर क्या होगा, हम ह्यूमन रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, एक्सपैंड कर पाएंगे।
देन आईपीआर एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। हाँ, आईपीआर को कमर्शलाइज अगर हम कर देते तो उसके थ्रू हमें वैल्यू भी मिलेगी। देन आईपीआर इंफ्रिंजमेंट को हम कॉम्बैट कर सकते हैं इस पॉलिसी के थ्रू। अब करंट अफेयर्स देखते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला है एक्सपोर्ट्स ऑफ जीआई सर्टिफाइड होलवर्ड सपोटा। सपोटा इज चीकू, ठीक है, महाराष्ट्र। अब एक कंसाइनमेंट है, मैं आपको इसकी फोटो दिखा देती हूँ पहले। दिस इज द सपोटा, होलवर्ड सपोटा, ठीक है, चीकू। तो देयर इज अ कंसाइनमेंट, कौन सा, धनु होलवार्ड सपोटा का, जो यूनाइटेड किंगडम को एक्सपोर्ट किया गया था महाराष्ट्र के पलगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, जिससे जो इंडिया के जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उसके शिपमेंट में और बड़ा बूस्ट मिलता है। सपोटा, जिसको चीकू कहते हैं, वो काफी सारे स्टेट्स में ग्रो किया जाता है, जैसे कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका में सबसे ज्यादा इस फ्रूट की ग्रोथ होती है और सेकंड नंबर पे होती है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जो हम जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट किया गया है यूनाइटेड किंगडम में, वो कहाँ से है, वो महाराष्ट्र के पलगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। ये फ्रूट एक्चुअली, इसका एक यूनिक टेस्ट है, स्वीट और एक यूनिक टेस्ट है। और ये माना जा रहा है कि इसका जो यूनिक टेस्ट है वो किस वजह से है, बिकॉज ऑफ कैल्शियम रिच सॉइल। जो गोलवाड़ विलेज में पलगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कैल्शियम रिच सॉइल है, उसकी वजह से इसका एक यूनिक टेस्ट आता है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है महाराष्ट्र के, जैसे अल्फोंजो मैंगो, अल्फोंजो आम होता है ना, देन पुनेरी पगड़ी, देन नासिक वैली के वाइन, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी एंड वार्ली पेंटिंग। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र का गोलवाड़ सपोटा सपोटा न्यूज में है, तो आपसे पूछा जा सकता है और कौन से जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं महाराष्ट्र के जो इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, तो कौन से हैं, अल्फोंजो मैंगो है, पुनेरी पगड़ी है, नासिक वैली वाइन है, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी है एंड वार्ली पेंटिंग है। अब ये जीआई सर्टिफिकेशन होता क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को कहते हैं। ये एक इंडिकेशन है जो ऐसे गुड्स को आइडेंटिफाई करता है जिनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जिनमें कुछ यूनिक हो और वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी में ही मिलते, उनको जीआई टैग मिलता है। इसको आप एग्रीकल्चर में, नेचुरल गुड्स में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब एक एक्ट के बारे में देखते हैं, जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये एक्ट क्या, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जितने भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं गुड्स से रिलेटेड इंडिया में, उनको बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना। इस एक्ट को एडमिनिस्टर कौन करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, यही रजिस्ट्रार है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के। तो यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन बता दिए गए इसी एक लाइन में। पहला कि एक्ट को, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट को कौन एडमिनिस्टर करता है, तो इसको एडमिनिस्टर करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। और यही कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्रार है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन चेन्नई। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। हर 10 साल बाद इनको वापस से रिन्यू किया जा सकता है, तो इनको टाइम टू टाइम रिन्यू कराया जाना पड़ता है। ये भी किसका पार्ट है, ट्रिप्स का। अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, ये भी उसका पार्ट है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, इसका काम है बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए, जो भी गुड्स से रिलेटेड जीआई टैग्स है इंडिया के, उनका प्रोटेक्शन करना। इस एक्ट को एडमिनिस्टर कौन करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। और यही कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रजिस्ट्रार भी है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में लोकेटेड है। और एक बार अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्रेशन होती है तो वो 10 साल के लिए होती है, और 10 साल के बाद उसको फिर से रिन्यू कराया जाना होता है। ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसका पार्ट है। कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। पहला है झारखंड का सोरई कोवर पेंटिंग, तेलंगाना की तेलिया रुमाल, तिरूर वेटिला फ्रॉम केरला, देन यू विल सी दिंदिगुल लॉक एंड कनगड़ी साड़ी फ्रॉम तमिलनाडु, एंड ओडिशा का रसगुल्ला।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जीआई टैग के, रीसेंट वंस, तो इनके नाम याद कर लेना। नेक्स्ट इज एपिडा। ये क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। इसका मेन फोकस होता है ऑन द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ जीआई प्रोडक्ट्स। जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट पे मेनली ये काम करता है। जैसे शाही लीची की बात करते हैं, बिहार की शाही लीची यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट होती है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। इससे पहले जीआई सर्टिफाइड एक बंगनपल्ली एंड सुवर्ण रेखा मैंगोज के फ्रॉम फार्मर्स इन कृष्णा एंड चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश के फार्मर्स द्वारा ये जो कंसाइनमेंट बनाया गया था ये भी जीआई सर्टिफाइड है और इसको एक्सपोर्ट किया गया था साउथ कोरिया में। ठीक है, तो रिसेंट एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, झारखंड की पेंटिंग है, देन तमिलनाडु साड़ी है, ओडिशा रसगुल्ला है, एंड देन एपिडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसके अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है और इसका काम है जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट करना, उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। जैसे शाही लीची बिहार की एक्सपोर्ट की गई थी और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। एंड इससे पहले भी एक कंसाइनमेंट था जीआई सर्टिफाइड मैंगोज का, बंगनपल्ली मैंगोज एंड सुवर्ण रेखा, बंगनपल्ली एंड सुवर्ण रेखा मैंगोज का, जो आंध्र प्रदेश के फार्मर्स द्वारा बनाया गया था एंड इट वाज एक्सपोर्टेड टू साउथ कोरिया। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज आती है, वेविंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑफ फॉर कोविड-19 वैक्सीन। अब इसका क्या मतलब? पहली बात तो ये न्यूज ये है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उनको भी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिला होगा, है ना, जिन्होंने बनाया होगा। तो इसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है उसको वेव ऑफ करना, उसको हटाना। यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि वो चाहते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन के प्रोटेक्शन के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उसको वेव ऑफ कर सके, मतलब इसके ऊपर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है उसको हटा सके। अब ये क्यों किया गया है? खुद सोच के देखो, अगर एक के पास उसका प्रोटेक्शन है, उस प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन है, तो बाकियों के पास उसको डेवलप करने के लिए राइट्स मिलेंगे नहीं और उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा तो वो डेवलप भी नहीं करेंगे। और फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस हो सके ताकि ज्यादातर लोगों को फायदा हो सके बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। इसीलिए ये करंट न्यूज में है। अब देखिए ये डिसीजन क्या है, इज अ ब्रेक थ्रू इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीकन अटेम्प्ट टू गेट डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज टू अग्री विद सच अ वेवर। अब ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसा कर दिया, पहले से ही इंडिया और साउथ अफ्रीका इस पे अटेम्प्ट कर रही थी। ठीक है, जो भी डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज हैं उनको कोशिश कर रही थी एक तरीके से कन्वे करने के लिए कि ऐसा कर दिया जाना चाहिए बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। अब ये है क्या, 1995 का अग्रीमेंट था ट्रिप्स का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 1995 का अग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके हिसाब से जितनी भी रेटिफाइंग कंट्रीज है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज है जिन्होंने ट्रिप्स पे अग्री किया है, उनको एक मिनिमम स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, ताकि जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके आइडियाज को प्रोटेक्ट किया जा सके और बाकी लोग भी इनोवेट करने पे ध्यान दें। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने प्रपोज किया था कि ये जो प्रोविजन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का कोविड-19 के वैक्सीन के ऊपर, उसको हटा दिया जाए सिर्फ। अगर इसको हटा दिया जाता है तो जितने भी डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऊपर कोई एक ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि वो बना ना सके, ठीक है, वो कोविड-19 ड्रग्स वैक्सीन या उसके ट्रीटमेंट ना बना सके। ये एक टेम्परेरी पीरियड के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने अपने पॉपुलेशन के हिसाब से वैक्सीनेशन बना सकती है विदाउट एनी इलीगैलिटी, मतलब इलीगल भी नहीं होगा और वो बना सकती है। दैट विल हेल्प एवरीवन आउट इन दिस पैंडेमिक। अब भाई जरूरत क्यों है कोविड वैक्सीन पे पेटेंट हटाने का? पहली बात तो मोनोपोली हो जाती है, अगर पेटेंट होगा तो ड्रग कंपनीज की मोनोपोली हो जाएगी। अभी सिर्फ कुछ ही ड्रग कंपनीज है जिनके पास पेटेंट है कि वो कोविड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर हम उन पेटेंट्स को हटा देते हैं तो ये जो फॉर्मूला है बाकी की कंपनीज के साथ भी शेयर होगा और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस हो पाएंगी।
दूसरा इसका फायदा है वैक्सीन कॉस्ट। एक बार फॉर्मूला आपने शेयर कर लिया तो किसी भी कंपनी के पास, जिसके पास वो टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकती है। ज्यादा वैक्सीन अगर प्रोड्यूस होंगी तो चीपर रेट पे अवेलेबल हो, ठीक है, और इस वैक्सीन, जो वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया उसको ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन। अब हम देख सकते हैं कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और वेल्थियर कंट्रीज हैं उनके बीच में कितना बड़ा गैप है। जो कंट्रीज जिनके पास सरप्लस है वैक्सीन के डोजेस का, वो क्या है, उनके उनके वहां पे ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुका है, ठीक है, उनके मेजर जो पॉपुलेशन है उनमें ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुका है। और जबकि जो पुअरर कंट्रीज हैं उनमें शॉर्टेजेस हैं, ओवर बर्डन हेल्थ केयर सिस्टम्स है, बहुत हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर डाइंग। दूसरी चीज, ये वर्ल्ड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। कैसे? जितना ज्यादा टाइम लगेगा कोविड की वैक्सीन और उसके ड्रग्स को बनने में और सर्कुलेट होने में, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वैक्सीन रेजिस्टेंट, ज्यादा डेडली म्यूटेशन इस वायरस का एमर्ज हो जाए। तो अगेन ये वर्ल्ड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, इसी वजह से और वैक्सीन के ऊपर पेटेंट हटाने की जरूरत है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्यों हटाने की जरूरत है पेटेंट इसके ऊपर। सबसे पहले हमने देखा मोनोपोली ऑफ ड्रग कंपनीज, कि अभी सिर्फ कुछ ही ड्रग कंपनीज है जिनके पास ये पेटेंट है कि वो कोविड वैक्सीन को बना सकते हैं। एक बार ये पेटेंट अगर हटा दिया जाता है तो बाकी कंपनीज के पास फॉर्मूला जाएगा, बाकी कंपनीज के पास फॉर्मूला जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिनके पास भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से चीपर वैक्सीन अवेलेबल होंगी और ये वैक्सीन का शॉर्टेज ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में कितना बड़ा गैप है। डेवलप्ड कंट्रीज जो वेल्थियर कंट्रीज हैं उनमें ऑलरेडी वैक्सीनेशन काफी ज्यादा है, उसके सरप्लस डोजेस हैं, पॉपुलेशन जो उनकी है वो ज्यादातर वैक्सीनेट हो चुकी है और नॉर्मल कंडीशन हो रही है। जबकि पुअरर कंट्रीज में देखें तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, ओवर बर्डन हेल्थ केयर सिस्टम है, और काफी लोग रोज रोज मरते हैं, डेली बेसिस पे मरते हैं। लास्ट, ये वर्ल्ड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा कोविड के वैक्सीन और उसकी ट्रीटमेंट आने में, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि वैक्सीन रेजिस्टेंट, मतलब ऐसा वायरस हो जाए म्यूटेशन की वजह से कि वो उस पे वो वैक्सीन काम ही नहीं करे, फिर ये इतनी सारी मेहनत सब बर्बाद। ठीक है, और ये पैंडेमिक खत्म ही नहीं होगा। तो ये वर्ल्ड के इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में आपको पता है कि पैंडेमिक का सिचुएशन अभी खराब चल रहा है, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन है। आपने खुद भी देखा होगा स्लॉट्स हम रोज ढूंढते रहते हैं, कोविन ऐप पे स्लॉट्स नहीं मिलते रहते। तो सबसे पहले किस चीज में हेल्प करेगा ये? इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। बल्क ऑफ वैक्सीन डोजेस जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाएंगे, वो अब अगर हम एक साथ बहुत सारे वैक्सीन डोजेस प्रोड्यूस किए तो उसके दो फायदे होंगे। पहला कि जो हमारे पास इतना अभी अफोर्डेबल वैक्सीन नहीं है, वो अफोर्डेबल वैक्सीन आ जाएंगी, शॉर्टेज वेव ऑफ कर पाएंगे हम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम इन वैक्सीन को फॉरेन कंट्रीज में अगर हम बेचते हैं तो हमें उन डोजेस के लिए पैसे, अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि वो कंट्रीज अफोर्ड कर सकती, राइट। तो पहली चीज हमें उससे फायदा हो जाएगा। दूसरी चीज, जो हमारी डिमांड है वैक्सीन की, वो बढ़ जाए, वो अच्छे से फुलफिल हो सकती है और अफोर्डेबल भी होगा। ज्यादा वैक्सीन अगर प्रोवाइडेड होगा, अवेलेबल होगा, तो ये कैसा होगा? ये अफोर्डेबल भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वेव के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडियन अथॉरिटीज ने ऑलरेडी बोल दिया है कि थर्ड वेव आएगी ही आएगी पैंडेमिक की। तो अगर ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं जब बढ़ेंगे, या जैसे ये डेथ्स है, जो भी अभी अभी डेथ्स हो रही हैं, अभी भी आप देख रहे हो काफी सारी डेथ्स हो रही हैं, ये किस वजह से हो रही है? क्योंकि हमारे पास अफोर्डेबल वैक्सीन नहीं है, शॉर्टेजेस हैं। तो ये जो मेडिसिन के, वैक्सीन की जो शॉर्टेज है, इसको हम ठीक कर सकते हैं, जिससे हम थर्ड वेव के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। अब इससे काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? पहला, वैक्सीन क्वालिटी एंड सेफ्टी में गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब अगर हम पेटेंट हटा दें तो हो सकता है जो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसकी स्टैंडर्ड के साथ, क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ, सेफ्टी कंट्रोल वो कॉम्प्रोमाइज कर दें, ठीक है, और उतना प्रॉपरली प्रॉपरली प्रोड्यूस ना कर पाए, और या फिर ज्यादा बनाने के चक्कर में क्वालिटी पे ध्यान ना दें, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा, डी इंसेंटिवाइज द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। मतलब अगर मैं पेटेंट हटा देती तो वो कंपनीज जो वैक्सीन डेवलपमेंट में खूब सारा पैसा लगा रही थी, वो इसलिए लगा रही थी ना क्योंकि उनको पता है कि वैक्सीन प्रोड्यूस होगा, उनको काफी सारा फायदा होगा, इस वजह से उन्होंने लगाया था। तो इस तरीके के पेटेंट हटाने की वजह से अब
जो इन्वेस्ट हो रहा था वैक्सीन के डेवलपमेंट पे, वो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अभी इनफैक्ट अभी तो होगी ही, फ्यूचर में भी अगर कोई पैंडेमिक आता है तो उनको लगेगा कि भाई पेटेंट तो हट ही जाएगा, फिर तो सब बनाने ही लग जाएंगे, तो फालतू में इन्वेस्ट क्यों करें, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कैन लीड टू कंफ्यूजन। अगर हम इन प्रोटेक्शंस को हटा देते हैं तो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड अभी एफर्ट लगा रहा है अपने, है ना, नए नए वेरिएंट्स जो आ रहे हैं उनको टैकल करने के लिए एफर्ट लगा रहा है, वो हो सकता है बंद हो जाए, वो एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? लोगों को लगेगा कि अब सब तो कर ही रहे हैं, तो हम सब मिलकर क्यों इतना रिस्पॉन्स दें या इतना ज्यादा एफर्ट क्यों लगाए, अब तो वैक्सीन बन ही रही है, पीपल विल बी रिलैक्स्ड। और इनफैक्ट जब सब बनाने लग जाएंगे, जैसा मैंने आपको कहा कि क्वालिटी में हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो सब बनाने लग जाएंगे तो लोगों का भी विश्वास वैक्सीन पे, जितना कॉन्फिडेंस है अभी, हो सकता है वो कम हो जाए, है ना, वो इतना कॉन्फिडेंस ना रहे, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारी न्यूज आती है मीडिया प्लेटफॉर्म बिल के बारे में, बट बिफोर दैट एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो वेविंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19 वैक्सीन था हमारा जो करंट अफेयर्स न्यूज थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बोला है कि वो वेव ऑफ करना चाहते हैं कोविड-19 वैक्सीन पे से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका ने तो बोला ही था कि हमें भी करना है, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये बोला है, तो इसी के साथ इंडिया और साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा इसमें राहत मिलेगी कि ओके फाइन, अब सपोर्ट आ रहा है। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो देखो, ये जो ट्रिप्स जो अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 1995 का, इसके हिसाब से हर कंट्री को इनोवेशन प्रमोट करने के लिए और क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन प्रॉपर्टी राइट्स का एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने पहले ही बोला था कि हम इसे वेवर करना चाहते हैं। अगर वेवर हो जाता है तो जितनी भी ये डब्ल्यूटीओ की कंट्रीज हैं उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा कि भाई आप नहीं बना सकते कोविड-19 वैक्सीन या ट्रीटमेंट या ड्रग्स नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास पेटेंट नहीं है, और वो अपने हिसाब से वैक्सीन बना पाएंगे और अपनी जो जनता है उसको बचा पाएंगे, बेसिकली अपनी पॉपुलेशन को बचा पाएंगे, ठीक है। जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी ड्रग कंपनीज के पास मोनोपोली है, कुछ ही ड्रग कंपनीज हैं जो ये कोविड वैक्सीन बना रही हैं, और ये अगर हम हटा देते तो बाकी कंपनीज के साथ भी फॉर्मूला शेयर होगा, वो भी बना पाएंगे। ज्यादा कंपनीज जब बनाएंगी तो वैक्सीन का कॉस्ट कम हो जाएगा, अफोर्डेबल चीपर प्राइसेस पे सबको अवेलेबल होगा। जो ये गैप है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज में इतना शॉर्टेज है वैक्सीन का और डेवलप्ड कंट्रीज में सरप्लस है, वो गैप कम हो जाएगा। वर्ल्ड के लिए भी इन जनरल ये एक बेटर स्टैंड होगा। इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस है? प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, थर्ड वेव की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि हो सकता है वैक्सीन की क्वालिटी और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक है। या आप कहोगे जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो फ्यूचर के पैंडेमिक्स में हो सकता है इतना हेविली इन्वेस्ट ना करें, देन कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अब प्रोटेक्शन अगर हमने हटा दिया है तो लोगों को लगे कि भाई अब तो बहुत सारी वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है तो हमें जरूरत ही क्या है ना, ग्लोबल एफर्ट देने की जरूरत क्या है, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म बिल पे। मीडिया प्लेटफॉर्म बिल क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली काफी सारी कंट्रीज को ऑस्ट्रेलिया ने रीच आउट किया है, इंक्लूडिंग इंडिया, कनाडा, फ्रांस, यूके, ये बताने के लिए कि हमें एक ग्लोबल कोलिजन बनाना चाहिए, मतलब हमें सबको मिलकर, जो टेक जाइंट्स है जैसे गूगल है, फेसबुक है, जो हमारा डेटा यूज करता है, ठीक है, इंटरनेट का डेटा यूज करता है, बट उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता उसको, उसका कॉम्पेंसेशन उनको देना चाहिए, ये है मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया ने प्रपोज किया है न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड बिल 2020, जिसके हिसाब से एक बार्गेनिंग कोड होगा जो गूगल और फेसबुक जैसे टेक जाइंट्स को, जो मीडिया कंपनीज के जो न्यूज या कंटेंट वो यूज करते हैं उसके लिए उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म बिल है ऑस्ट्रेलिया का, इसके बारे में देखते हैं। पेमेंट इसमें होगा क्या? पहली बात तो पेमेंट टू न्यूज आउटलेट्स, जितने भी बिग टेक और सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया फेसबुक और गूगल, उनको लोकल न्यूज आउटलेट्स को उनके कंटेंट को यूज करने के लिए पे करना पड़ेगा। बिग टेक फर्म्स अपने आप नेगोशिएट कर सकते हैं कितना वो लोकल पब्लिशर्स को, ब्रॉडकास्टर को पे करेंगे। देन द नेक्स्ट प्रोविजन इन दिस वुड बी प्रोविजन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड फाइन। एक आर्बिटर बनाया जाएगा जो ये देखेगा कि अगर कोई भी पार्टी अग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती है तो उस पर हैवी फाइन्स लगाए जाएंगे, उनको फाइन देना पड़ेगा,
क्योंकि अगर ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म नहीं होता तो मैं कितने भी बिल बना दूं कोई मानेगा ही नहीं। कुछ तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें इशू क्या इन्वॉल्व है? मीडिया इंडस्ट्री ऑलरेडी जितना बहुत सारा ट्रैफिक आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जिससे वो उनको फायदा तो होता ही है, ठीक है। इशू क्या इन्वॉल्व है? मीडिया इंडस्ट्री को ऑलरेडी ट्रैफिक हो रहा है फ्रॉम, बेनिफिट हो रहा है फ्रॉम ट्रैफिक जो उनकी तरफ रूट होता है बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर आपको बताया जाए तो ये फेसबुक और गूगल, इनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना। बट वो इन्फॉर्मेशन का अपना तो नहीं है। वो दूसरे जो चैनल्स हैं और दूसरे जो साइट्स है, न्यूज है, मीडिया है, वहां से उनका कंटेंट लिया गया है। तो उनको कुछ तो इनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर वो कॉम्पेंसेट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जर्नलिज्म खतरे में आ जाएगा। और जर्नलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, राइट। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो इनके कंटेंट पे आराम से फायदा उठाते हैं और कोई उनको एसोसिएटेड कॉस्ट नहीं लगता। इसकी वजह से ये इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से ये बिल लाया गया है। Then, जैसे कि आप फ्रांस में देख सकते हैं, पेइंग फॉर न्यूज फीड इतना बड़ा इशू नहीं है टेक जाइंट्स के लिए। अगर मैं कहूं कि टेक जाइंट्स को उनको पे करना है, ठीक है, न्यूज पब्लिकेशन को पे करना है कि भाई आपने ये न्यूज यूज की है तो इसके लिए बदले में आपको पे करना पड़ेगा, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है। फ्रांस में ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि गूगल ने कुछ फ्रेंच पब्लिशर्स के साथ, उनके कुछ ग्रुप के साथ एक डील साइन की थी जिसके हिसाब से उनको डिजिटल कॉपीराइट पेमेंट देना पड़ता है कोई भी ऑनलाइन न्यूज कंटेंट के लिए। तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, वो कर सकते हैं। इंडिया के केस की बात करते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने अभी काफी ज्यादा फोकस किया है ऑन डोमिनेंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज कौन है इसमें? गूगल और फेसबुक है। तो इसमें वो फोकस करते हैं कि इनका कितना ज्यादा डोमिनेंस, ठीक है। और इतना ज्यादा डोमिनेंस है कि जो भी नॉर्मल जनता है वो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए गूगल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, या फेसबुक की, स्पेशली गूगल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो इस तरीके से पोजिशन है। तो इस पे एक सब्सटैंशियल डिस्कशन होना जरूरी है कि इंटरमीडिएटरी जो प्लेटफॉर्म्स है उनका क्या इम्पैक्ट होगा। इस पे एक सब्सटैंशियल डिस्कशन होने की जरूरत है। नेक्स्ट, फिक्की की ईवाई रिपोर्ट के हिसाब से, 2020 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 300 मिलियन यूजर्स हैं ऑनलाइन न्यूज साइट्स के, पोर्टल्स के, कंट्री में देखा जाए तो। जिसमें आप देखेंगे करीब 46% इंटरनेट यूजर हैं, 77% स्मार्टफोन यूजर्स हैं इंडिया में। 2019 के एंड तक ये देखा गया था। 282 मिलियन यूनिक विजिटर्स हैं। और इसके साथ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन न्यूज कंज्यूमिंग नेशन बन जाता है आफ्टर चाइना। चाइना सबसे बड़ा न्यूज कंज्यूमिंग नेशन है और उसके बाद आता है इंडिया, ठीक है। इंडिया में न्यूज जो एग्रीगेटर्स हैं या जैसे ये बीच में इंटरमीडिएटरीज हैं, उनका कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि उनको पब्लिशर्स को पेमेंट देनी पड़ेगी। न्यूज एग्रीगेटर्स क्या है? वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर डिवाइस जो न्यूज स्टोरीज कलेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनको पब्लिश करते हैं स्पेसिफिक मैनर। वे फॉरवर्ड क्या होगा? इंडिया में एक यूनिक मीडिया मार्केट है, जैसे हमने देखा कि ऑनलाइन न्यूज का अगर कंजम्पशन देखा जाए तो इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है। और इंडिया का एक यूनिक मीडिया मार्केट है जो इंडिया की या कंट्री की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस में है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये इन्होंने एक्चुअली सोशल फ्रंट पे काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि अब उनकी वजह से सबके पास एक्सेस होता है। सबके पास एक्सेस होता है इन न्यूज को लेके या इंफॉर्मेशन को लेके। तो ये डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं एक तरीके से एक्सेस को, ठीक है। बट ये जो ग्रोइंग साइज है, ये रेवेन्यू मॉडल्स है, इनका एडवर्स इफेक्ट भी है। जैसे कि फेक न्यूज इसके थ्रू ही फैलती है, क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है, इससे रेवेन्यू मिल रहा है, तो वो बीच बीच में फेक न्यूज भी स्प्रेड करते हैं। जो आप देख सकते हैं एक तरीके से फॉल आउट है गवर्नमेंट का अपनी डेमोक्रेसी को सेव करने के। तो मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में काफी ज्यादा आपको देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक्सेस सबको प्रोवाइड करते हैं। बट इसी की वजह से फेक न्यूज भी स्प्रेड होती है, जिसको इंडिया की गवर्नमेंट को टैकल करना जरूरी है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैंने छोटा सा ही टॉपिक लिया आज की क्लास में, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज, जो आपको करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होगा ना, आप देखेंगे पुरानी वीडियोस में, उसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत कुछ कवर किया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में वो क्या है।
G20 समिट हुआ था, 2 डे G20 समिट ओसाका जापान में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने बताया डिजिटल इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिग्निफिकेंस क्या है। उन्होंने स्पेशली बताया कि जो गवर्नमेंट है उसकी रिलायंस है 5 आई पे। 5 आई कौन कौन से है? इंक्लूसिवनेस, इंडिजिनाइजेशन, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आप देखिए, इन एरियाज को डेवलप करने के लिए, डिजिटल इकोनॉमी और आर्टिफिशियल को इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए उनको सबका साथ चाहिए। इंडिया में अपने खुद के इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को प्रोड्यूस किया जाए, इनोवेशन हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो और इंटरनेशनल कॉपरेशन रहे, तभी ये दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट एक सिंपल आइडिया पे बेस्ड, कि ऐसी मशीन्स बनाओ जो सोच सके, एक्ट कर सके और लर्न कर सके, सीख सके चीजें बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वही कि मशीन्स जिस तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करती है उस तरीके से काम कर सके। इसके अंदर मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, देन सेल्फ एल्गोरिथम सब आता है। ठीक है, जैसे आप देखो कि बहुत सारे एल्गोरिथम और कोड्स कुछ इस तरीके से है जो ह्यूमंस को समझने की, उनके कमांड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप फेसबुक पे कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीजें ढूंढते हो, या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग ढूंढ रहे हैं, जैसे आप मान लो आप ढूंढ रहे हो पीपल हु आर पीएचडी, तो आपको फेसबुक ऐसे ही फ्रेंड सजेस्ट करने लग जाएगा जो पीएचडी हो, राइट? या पॉपअप पेज आते हैं, आपने सुना होगा कि भाई मुझे ये वाली मिंत्रा का ये वाला सेल बहुत पसंद है, या मैं मिंत्रा से बहुत शॉपिंग करते हैं। देन नेक्स्ट टाइम यूल सी आप इंस्टाग्राम हैंडल देख रहे हो तो उसे बार बार मिंत्रा पॉपअप कर रहा है, या शॉपिंग साइट्स आपके सामने पॉपअप कर रही है। ये एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर डेटा को आप मशीन में यूज डाल रहे हैं और उसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो ह्यूमन तो है नहीं कि वो अपना ब्रेन लगा सके, तो आपको ये सेल्फ लर्निंग पैटर्न क्रिएट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इंडिया में एआई की बात करते हैं, कनाडा बेस्ड कंपनी की रिपोर्ट के हिसाब से, ग्लोबल एआई रिपोर्ट 2019 के हिसाब से इंडिया 9th पोजीशन पे आता है, जब हम इसकी बात करते हैं कि कितने एआई स्पेशलिस्ट हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। यूएस, चाइना और यूके टॉपर्स हैं, इसमें टॉप रैंक्स लेके आए हुए हैं, इनके पास सबसे ज्यादा एआई स्पेशलिस्ट है। जितने भी टॉप रैंक कंट्रीज हैं उनमें काफी सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें एआई पे प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, स्पेशली एआई पे। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है उनमें ज्यादातर लोग होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा स्किल्स होंगे, ज्यादा पता हो। इंडिया ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पर कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है डेटा साइंस, बट धीरे धीरे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी अडॉप्ट किया जा रहा है। देन इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इस साल से सीबीएसई ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है 9th ग्रेड। आईआईटी हैदराबाद ने एक फुल फ्लेजेड बीटेक कोर्स बनाया है एआई में, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन जाता है जिसने एआई पे फुल फ्लेजेड बीटेक कोर्स बनाया हुआ, राइट? देन इट इज, ये जो आईआईटी हैदराबाद, इट इज ऑल्सो द मोस्ट लाइकली द थर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में तीसरा इंस्टीट्यूशन है जिसमें एआई के लिए बीटेक प्रोग्राम। पहले दो कौन से हैं? कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी एंड मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें फुल फ्लेजेड बीटेक प्रोग्राम है एआई के लिए। देन आईआईटी हैदराबाद, ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हमें पता है बहुत पॉपुलर है अपने एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशनल फील्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसमें ये एक एग्जेक्टिव प्रोग्राम है एआई पे, ठीक है, एक एग्जेक्टिव प्रोग्राम उन्होंने एआई और मशीन लर्निंग पे, ब्लॉकचेन पे, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज पे इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो एक तो हमने आईआईटी के बारे में पढ़ा, दूसरा ट्रिपल आईटी हैदराबाद, उन्होंने भी ये किया है। देन बात करते हैं डिफेंस फोर्सेस की। अब डिफेंस फोर्सेस भी एआई और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में जा रहे हैं, एंड इंडिया में जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने भी कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है एकेडमिक्स के साथ। जैसे आईबीएम का ब्लू प्रोजेक्ट इसी का एग्जाम्पल है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं कंट्री में जो इमेज एनालिटिक्स में, डेटा एनालिटिक्स में, प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस में, इन सब में काफी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं।
ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई 957 बिलियन डॉलर्स ऐड कर देगा इंडिया की जीडीपी में बाय द एंड ऑफ ईयर 2035, जिससे इंडिया का एनुअल ग्रोथ 1.3% बढ़ जाएगा। ग्लोबल डेवलपमेंट देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो हमें पता है इसके बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज को भी, जो बहुत सारी कंट्रीज को पता भी है। अब जैसे यूएस, जापान, चाइना की बात करते हैं, उसके अंदर आप देखोगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्पेसिफिकली एआई पे बेस्ड है या एआई के रिसर्च के लिए बेस्ड है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी पब्लिकेशन वॉल्यूम्स भी हैं जो एआई रिसर्च टॉपिक्स पे लॉन्च किए हैं 2010 से लेके 2016 में। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जहां पर डेडिकेटेड पब्लिक ऑफिसेस हैं एआई के लिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एआई यूएई में, ऑफिस ऑफ एआई एंड एआई काउंसिल यूके में। चाइना, जापान जो एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्रीज हैं उनको एआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलाउ कर रहे हैं। एडवांटेजेस, वैसे हम इसके एडवांटेजेस पढ़ चुके हैं, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? हेल्थ केयर में एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में जितने भी हाई बैरियर इश्यूज हैं रूरल एरिया में, जैसे पुअर कम्युनिकेशन है या प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम्स नहीं है, वहां पर एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी पैंडेमिक का, पोटेंशियल पैंडेमिक का अर्ली डायग्नोस्टिक हो सकता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। एग्रीकल्चर में इसका मेन रोल है, कैसे? जैसे हमें पता है कि इरिगेशन या हमें पता नहीं कितना डिमांड होगा, उसके हिसाब से एक्सेस यूज हो रहा है पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का, फंजिसाइड्स का, इन सब की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है पेस्ट अटैक की वजह से। तो हम पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई पेस्ट अटैक तो नहीं होने वाला है, या किसी तरीके का एनवायरमेंटल इश्यू तो नहीं होने वाला है। तो इससे हम क्रॉप प्राइसेस को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और फार्मर्स को भी इससे काफी फायदा हो। देन ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक एंड स्मार्ट मोबिलिटी, जैसे अब मैं कहूं आपको कि प्रिडिक्टिव इंजन बनाया जा सकता है जिसमें ड्राइवर असिस्ट हो, तो ये क्या हो गया? ये स्मार्ट मोबिलिटी हो गई। एआई का हम ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, ऑटोनोमस ट्रकिंग में यूज कर सकते हैं, डिलीवरी सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं। देन रिटेल के लिए जैसे इमेज बेस्ड प्रोडक्ट सर्चेस हैं, वहां पर हो सकता है। प्रेफरेंस बेस्ड ब्राउजिंग है कि मैं कोई इमेज डालूं और उसके बेसिस पे, उस इमेज के हिसाब से मुझे सर्च करके दे कि ये चीजें उससे रिलेटेड है। या प्रेफरेंस बेस्ड ब्राउजिंग, मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही चाहिए, उसके बेसिस पे मुझे सारी ब्राउजिंग करके दे क्योंकि यहाँ पे ये चीजें प्रेजेंट है, इससे रिलेटेड आप ये खरीद सकते हैं। तो इससे डिलीवरी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, कस्टमर डिमांड एंटिसिपेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। देन मैन्युफैक्चरिंग में इसको फैक्ट्री ऑफ द फ्यूचर, आप कह सकते हैं फ्यूचर के लिए फैक्ट्री का काम कर सकते हैं। कैसे? आपको एआई प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बता सकती है, प्रोडक्शन मेंटेनेंस कर सकते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस दे सकती है, या जो वेयर हाउसिंग में लॉजिस्टिक्स है वो प्रोवाइड कर सकती है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस ईजी हो जाएगा। एनर्जी में कि जैसे एनर्जी के फील्ड में क्या है, एनर्जी सिस्टम को प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा इसके अंदर। तो पावर बैलेंसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को किस तरीके से आप यूज करेंगे, कैसे स्टोर कर सकते हैं, देन सोलर एनर्जी को कैसे आप अफोर्डेबल बना सकते हैं, रिलायबल बना सकते हैं, ये सारी चीजें एनर्जी फील्ड में भी एआई का काम है। स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट, एनहांस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, जिस हिसाब से ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए एआई का यूज हो सकता है। एजुकेशन के लिए, पर्सनलाइज लर्निंग के लिए, या आप कहें कि किस हिसाब से स्टूडेंट की पर्टिकुलर नीड्स हैं जिसको फुलफिल किया जा सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है, वो एआई बता सकता है क्योंकि फाइन आपके ये इंटरेस्ट है तो इस हिसाब से आपको ये ट्रेनिंग मिल सकती है, ये स्किल्स आप अक्वायर कर सकते हैं, ये फ्यूचर आपके लिए बेटर है, ये जॉब आपके लिए बेटर है। तो इन सब में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो सकता है, ठीक है। इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स नहीं है, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर कोलैबोरेट नहीं कर रहे। देन डेटा का प्राइवेसी सिक्योरिटी इज अ बिग इशू। देन कोई फॉर्मल रेगुलेशन नहीं है इसके लिए। देन सफिशिएंट टैलेंट नहीं है हमारे पास कि एआई सिस्टम को हम बड़े स्केल पे बनाया जा सके, हम बना सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें, हमारी कंट्री में सिर्फ 4% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स हैं, जिसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। देन और भी डिफिकल्टीज है, कैसे? इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा रिक्वायर्ड टू बिल्ड कस्टमाइज प्लेटफॉर्म। अभी अगर हम एआई की बात करें, ठीक है, कि वो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो ये बहुत कम ही प्लेयर्स है जिनके पास ये फैसिलिटी है। तो इसके लिए हमें ये और स्प्रेड करने की जरूरत है।
देन इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अवेलेबिलिटी बहुत कम है और कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है इसके अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, मैंने आपको बताया, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि इसके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। अब अब इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स है, रेज 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। अब ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ये एक ग्लोबल मीटिंग थी ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूजन, एम्पावरमेंट किया जा सके इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मोबिलिटी एक्सेट्रा। इन सब के बेनिफिट्स हम देख चुके हैं, उसी के लिए रेस 2020 किया गया। तो इसको याद रखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट था जिसमें आइडियाज एक्सचेंज किए गए कि किस हिसाब से एआई को यूज करके हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, एम्पावरमेंट ला सकते हैं, इंक्लूजन ला सकते हैं हेल्थ केयर में और बाकी सारे एरियाज में। अब एक रोबस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क के लिए, उसको डेवलप करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहला, डेटा सोर्सिंग। डेटा सोर्सिंग की लीगैलिटी, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कि आपका जो डेटा सोर्स है वो लीगल हो, एफिशिएंट हो और ट्रांसपेरेंट हो। देन जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना, उसकी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करना और इंटेग्रिटी को इंश्योर करना। राइट। नेक्स्ट, responsible and accountable data access. And the last is putting in place an organized data monetization framework. देखिए, चार चीजें जरूरी है। पहला, जो आपका डेटा सोर्सिंग है, ठीक है, जहां से आप डेटा ले रहे हैं वो लीगल हो, एफिशिएंट हो, ट्रांसपेरेंट हो। जो डेटा कलेक्ट किया है अब उसकी इंटेग्रिटी को आपको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको उसकी प्राइवेसी को इंश्योर करना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। उस डेटा पे जिनका एक्सेस है वो रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, और उसको फिर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में डालना, तब बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए? पहला, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। ये एक जॉइंट वेंचर है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, नासकॉम। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नासकॉम द्वारा ये एक जॉइंटली डेवलप्ड पोर्टल है। ये एक तरीके से वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम करेगा, जहां पर जितने भी आर्टिकल्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इस तरीके के रिसोर्सेज को एक ही जगह शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। ये भी इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का। किसने लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये किस लिए डिजाइन किया गया है? देखिए, यूथ के लिए है, तो ये किसके लिए डिजाइन किया गया है? जो गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको रीच आउट करने के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो स्किल्ड वर्कफोर्स का पार्ट बन सके, उसके लिए ये बनाया गया है। इसका काम ये है कि जो स्किल गैप में, मतलब जैसे हमारी एजुकेशन में और जो हमें रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, उसमें स्किल गैप माना जाता है, तो स्किल गैप को रिड्यूस करना इसका एक एम है। और जो यूथ है, हमारा जो यूथ है, वो एक प्रॉपर सोशल इम्पैक्ट दे सके, उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना इसका काम है। देन ये प्लेटफॉर्म बहुत रेलेवेंट है किसके लिए? एआई स्किल सेट के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्किल सेट के लिए, एआई टूल सेट्स के लिए ये एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिससे जितने भी यूथ है वो फ्यूचर के लिए रेडी हो सके, उसको पता हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सेट्स को यूज कैसे करना है, उसका एक्सेस हो उनके पास। ये सारे जितने भी स्कूल्स हैं, इंक्लूडिंग केवीएस, एनवीएस, जेएनवी, उन सब के 8 से 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं, उनके लिए ये ओपन है। ठीक है, फेज वाइज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में हर स्टेट में से 10 टीचर नॉमिनेट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थर्ड इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीआई, यानी कि जीपे इसको बोल सकते हैं आप। इंडिया जीपे को ज्वाइन कर लिया, उसने जीपे को ज्वाइन कर लिया है। इंडिया ज्वाइन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपे, एज अ फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, इंडिया ने कैसे ज्वाइन किया? एज अ फाउंडिंग मेंबर, ताकि जितने भी ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, मतलब इंटरनेशनल और इससे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनकी एआई से रिलेटेड है। ठीक है, एआई की डेवलपमेंट, उसका यूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ।
ये पहला इनिशिएटिव है अपने टाइप का जिसमें आप एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसके चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज को समझ सकते हैं। देन इट विल बी सपोर्टेड बाय अ सेक्रेटेरिएट। इसको होस्ट कौन करेगा? इट विल बी होस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी इसको होस्ट करेगा पेरिस के अंदर। और अपार्ट फ्रॉम दैट 2 सेंटर होंगे इसके एक्सपर्टीज के, एक मॉन्ट्रियल में और एक पेरिस के अंदर। ठीक है, तो 3 इनिशिएटिव्स है, इंपॉर्टेंट है। पहला, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नासकॉम ये मिलके डेवलप किया है इन्होंने। ये एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है सारे एआई रिसोर्सेज के लिए। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। इसमें जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, 8 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड के सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रन स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेस मिलेगा इसके लिए। और ये स्किल एआई रिलेटेड जो स्किल सेट है उसको प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। पहले फेज में फेज वाइज मैनर में होगा और पहले फेज में 10 टीचर्स को नॉमिनेट किया जाएगा हर स्टेट में से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एंड द लास्ट इज जीपे, यानी कि इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्वाइन कर लिया है एज अ फाउंडिंग मेंबर, ताकि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट कर सके, उसमें सपोर्ट कर सके। ये जीपे एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। ठीक है, फर्स्ट इनिशिएटिव है अपने तरीके का जिसके अंदर एआई से रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग है, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो की जाएगी। सेक्रेटेरिएट होगा इसके अंदर और इसको होस्ट करेगा ओईसीडी पेरिस में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट इन पेरिस। इसके अलावा 2 और सेंटर्स होंगे इसके, एक मॉन्ट्रियल में और एक पेरिस में। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक एंड शेयर इट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।